नमस्कार दोस्तों, आज हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं का भाग 2 यानी रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम एक कंटेनर में जिंक की रॉड डालते हैं और उसमें Cu2+ का सॉल्यूशन डालते हैं जो कि ब्लू कलर में होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने एक जिंक की रॉड Cu2+ के सॉल्यूशन में डाल दी है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि धातु की पट्टी पर यानी जिंक स्ट्रिप पर Cu2+ का लाल रंग की परत जम जाती है और सॉल्यूशन का नीला रंग गायब होने लगता है और धीरे धीरे वह पूरी तरह गायब हो जाता है। जिंक आयन Zn2+ का उत्पाद के रूप में बनना Cu2+ के रंग के विलुप्त होने से लिया जा सकता है। अगर हम Zn2+ वाले कलरलेस सॉल्यूशन में H2S गैस गुजारें तो जिंक सल्फाइड यानी ZnS का सफेद रंग अमोनिया द्वारा सॉल्यूशन को बेसिक करके देखा जा सकता है। जिंक रॉड तथा कॉपर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन के बीच होने वाली रिएक्शन कुछ इस तरह है। इस रिएक्शन में जिंक से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से Zn2+ बनता है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। साफ है कि इलेक्ट्रॉनों के लॉस से जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से रिडक्शन भी हो रहा होगा। जिंक द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है। इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे और वो Cu बन गया। इसी तरह जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करा और वो Zn2+ बन गया। अब हम इस रिएक्शन का साम्यावस्था पर अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम मेटालिक कॉपर स्ट्रिप को जिंक सल्फेट के घोल में डुबा कर रखते हैं और हम क्या देखते हैं कि हमें इसमें कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है। ना ही कॉपर 2+ का वह परीक्षण सफल होता है जिसमें सॉल्यूशन में H2S गैस पास करने पर क्यूप्रिक सल्फाइड यानी CuS का काला रंग मिलता है। यह परीक्षण बहुत संवेदनशील है, परंतु फिर भी Cu2+ आयन का बनना नहीं देखा जा सकता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस रिएक्शन की साम्यावस्था की अनुकूलता उत्पादों की ओर है। आइए अब हम कॉपर धातु तथा सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली अभिक्रियाओं को देखते हैं। इसमें हम कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं और हम क्या देखते हैं कि आयन बनने के कारण घोल का रंग नीला हो जाता है, जो कि इस अभिक्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर Cu सॉलिड Cu2+ में ऑक्सीडाइज होता है और Ag+ का Ag सॉलिड में रिडक्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर Cu2+ और Ag यानी सिल्वर उत्पादों की दिशा में बहुत अनुकूल है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए यह प्रतियोगिता प्रसंगवश हमें अम्लों के बीच होने वाली प्रोटॉन निष्कासन की प्रतियोगिता की याद दिलाता है। इस समरूपता के अनुसार इलेक्ट्रॉन निष्कासन की प्रवृत्ति पर आधारित धातुओं तथा उनके आयनों की एक सूची उसी प्रकार तैयार कर सकते हैं जिस प्रकार अम्लों की प्रबलता की सूची तैयार की जाती है। वास्तव में हमने कुछ तुलनाएं कर रखी हैं। हम यह जान गए हैं कि जिंक कॉपर को तथा कॉपर सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता का क्रम कुछ इस तरह है। सबसे ज्यादा जिंक है, फिर उससे कम कॉपर और उससे कम सिल्वर। हम इस क्रम को विस्तृत करना चाहेंगे ताकि धातु सक्रियता सीरीज अथवा विद्युत रासायनिक सीरीज यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना सकें। विभिन्न धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की प्रतियोगिता की सहायता से हम ऐसे सेल बना सकते हैं जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो। इन सेलों को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम
एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके जल बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एक लेस ऑब्वियस उदाहरण है। मगर यह एक इजी तरीका तो नहीं है, फिर भी हम यह सोच सकते हैं कि H2 एटम में H परमाणु शून्य स्थिति से H2O में पॉजिटिव स्थिति प्राप्त करता है। उसी तरह ऑक्सीजन एटम O2 में शून्य स्टेट से डाइनेगेटिव स्टेट प्राप्त करता है। यहाँ पर यह माना गया है कि H से O की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया है और इसका रिजल्ट यह है कि H2 का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन तथा O2 का अपचयन यानी रिडक्शन हो गया है। बाद में हम यह पाएंगे कि यह आवेश स्थानांतरण आंशिक रूप से यानी पार्शियल रूप से ही होता है। यह बेहतर होगा कि इसे हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट से दर्शाएं, ना कि H द्वारा इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा O द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। इस इक्वेशन के बारे में जो भी कहा गया है वह अन्य सभी कोवेलेंट बॉन्ड वाली रिएक्शन के बारे में भी सही है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम। इसमें H2Cl2 के साथ के HCl बना रहा है। कोवेलेंट कंपाउंड के उत्पादों की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन विस्थापना को ध्यान में रखकर ऑक्सीडेशन नंबर विधि का विकास किया गया ताकि रिडॉक्स रिएक्शन का रिकॉर्ड रखा जा सके। इस विधि में यह माना गया है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पूरी तरह से हो जाता है। इसको समझने के लिए हम इन दोनों रिएक्शन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ के सभी परमाणुओं पर आवेश भी दर्शाया गया है यानी उनके चार्ज, और यह ध्यान में रखा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कल्पना केवल लेख जोड़ रखने के लिए की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि H2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में गया, उसी तरह O2 0 से -2 में गया, तो यहाँ H2 का ऑक्सीडेशन और O2 का रिडक्शन हुआ है। किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाता है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जाता है कि संयोजक आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन युगल केवल अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व से संबंधित होता है। इसे हमेशा याद रखना या जान लेना संभव नहीं है कि कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए कंपाउंड या आयन के किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर का मान जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब हम ऑक्सीकरण संख्या की गणना के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। नियम शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीकरण संख्या को मैं ON से दर्शाऊंगा। इसका पहला नियम यह है कि तत्वों में फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे H2O2Cl2O3 P4S8 NaMg और एल्यूमिनियम में सभी परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर समान रूप से 0 है। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि जब एलिमेंट खुद से कंपाउंड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। दूसरा, केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर उस आयन में स्थित आवेश का मान है। इस प्रकार Na+ आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, Mg2+ आयन की +2, Fe3+ आयन की +3, Cl नेगेटिव आयन की -1 होगी। सभी अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है यानी हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सभी की ऑक्सीडेशन संख्या +1 होगी। इसी तरह अल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन संख्या +2 होगी यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी की ऑक्सीडेशन संख्या +2 होगी। और एल्यूमिनियम और उसके कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या +3 मानी जाती है। तीसरा, ज्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पर हमें यहाँ 2 प्रकार के एक्सेप्शन मिलते हैं। पहला, परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड में और उन कंपाउंड में जहाँ ऑक्सीजन के परमाणु एक दूसरे से सीधा जुड़ रहे हैं। परऑक्साइड जैसे H2O2
Na2O2 में दोनों की ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। इसी तरह सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2 RbO2 में दोनों की ऑक्सीडेशन संख्या -1/2 है। दूसरा एक्सेप्शन बहुत ही दुर्लभ है, जिसमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2 तथा डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जैसे कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या +2 और +1 है। यह संख्या ऑक्सीजन की बॉन्डिंग स्टेट पर निर्भर करती है, लेकिन यह हमेशा पॉजिटिव ही होगी। चौथा रूल, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। केवल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होता है, केवल उस दशा को छोड़कर जहां धातु इससे द्विअंगी यौगिक बनाती हैं, यानी केवल 2 तत्व वाले यौगिक जैसे कि LiH, NaH, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 होती है। पांचवा, सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 होती है। कंपाउंड में हैलाइड आयन के अन्य हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 है। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोजित होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन संख्या पॉजिटिव होती है। छठा, यौगिकों में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकारक संख्या का विजय योग 0 होता है, यानी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम मस्ट बी 0। और पॉली एटॉमिक आयनों में इसके सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या की विजय योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। इसी तरह CO3 होल 2 नेगेटिव में तीनों ऑक्सीजन तथा एक कार्बन परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर का योग -2 ही होगा। इन रूल्स के यूज से एटम या आयन में उपस्थित डिजायर्ड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन संख्या हम जान सकते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद तो यह साफ है कि मेटालिक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन संख्या पॉजिटिव होती है तथा नॉन मेटालिक तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट अनेक धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। पहले 2 वर्गों के परमाणुओं के लिए उनकी वर्ग संख्या यानी उनका पीरियड नंबर ही उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और अन्य वर्ग में यह वर्ग संख्या में से 10 घटाकर होगा। इसको समझने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं कि आप देख सकते हैं ग्रुप 1 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसी तरह ग्रुप 2 का +2 है। पर जैसे ही हम 13 पर पहुंचते हैं तो उसका वर्ग संख्या -10 हो जाएगा, माने कि 13 - 10 यानी +3। इसी तरह 14 का +4, 15 का +5, 16 का +6 और 17 का +7 होगा। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था पद का यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रयोग भी कई बार किया जाता है। जैसे CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर भी है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है। इसका मतलब यह है कि तत्व की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था को दर्शाता है। जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक के अनुसार यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसे स्टॉक नोटेशन यानी स्टॉक संकेतन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है औरस क्लोराइड, जिसे इस तरह लिखा जाता है, और ऑरिक क्लोराइड जिसे इस तरह लिखा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के रूप में माना जाता है, जो यह जानने में भी सहायता देता है कि स्पीशीज ऑक्सीकृत अवस्था में है या अपचित अवस्था में। ऑक्सीडेशन नंबर के विचार का प्रयोग ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचयक तथा अपचयोपचय अभिक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए होता है। तो आइए हम परिभाषित करते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन
दिए गए पदार्थ में तत्वों की ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह दिए गए पदार्थ में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को हम रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करें उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और ऑक्सीकारकों को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इसी तरह वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करें इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और इन्हें रिडक्टेंट भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के बारे में सीखा और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में सीखा। और अगली वीडियो में हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।